सभी बच्चों को पीई क्लासेस के ऑनलाइन कोर्स में मैं आप सबका यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं अभी कोविड संक्रमण के कारण आप लोगों से दूर रहा हूं, जिसका मुझे खेद भी है, लेकिन बट ये है कि अब वीडियो मेरे अब लगातार आपको पढ़ते रहेंगे यूट्यूब चैनल पर, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बच्चों, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मैं आप सबके समझ डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। बायोमॉलिक्यूल मैं आपको शुरू करने जो जा रहा हूँ, टॉपिक है हमारा बायोमॉलिक्यूल। इस पर हम डिस्कशन करेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज होगी उसको हम ऑनलाइन क्लास में आप व्हाट्सएप के माध्यम से या चैनल पर जिस भी माध्यम से आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो, क्वेरी करिएगा। आप सबका स्वागत है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये टॉपिक यूपी बोर्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से कम 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो बायोमॉलिक्यूल टॉपिक है, पहली बात बायोमॉलिक्यूल है क्या। तो बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि हमारा जीवन, हमारा कहिए कि पूरा वर्चस्व ही, पूरा हमारी बॉडी ही ऑर्गेनिक कंपाउंडों से मिलकर बनी है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन्हीं सब तत्वों से मिलकर, वैसे भी कहा जाता है कि पंच तत्व मिल रचित शरीरा, कि हमारी बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है मेनली 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और जैसे कि हम डीएनए के पॉलीमर हैं, जैसा कहा जाता है कि वी आर द पॉलीमर ऑफ डीएनए। हमारा शरीर पूरा किसका बना हुआ है? डीएनए का पॉलीमर है। तो हमारे बॉडी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, उनका यूज क्या है, ये सारे टॉप हमारी बॉडी के लिए क्या आवश्यक घटक हैं, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे जीन्स के लिए और हमारी एनर्जी के लिए क्या आवश्यक चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सब टॉपिकों का समावेश इस बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में निहित है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि बायोलॉजी में केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट क्या है। ऐसे बायोमॉलिक्यूल का मतलब है, ऐसा लगता है कि ये बायोलॉजी से टॉपिक रिलेटेड है, ये बायोलॉजी में भी ये मॉलिक्यूल्स है, लेकिन बायोलॉजी के इन टॉपिक में केमिस्ट्री कौन से इन्वॉल्व होती है, उसको कहते हैं हम बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल के रूप में जो आप स्टेप बाय स्टेप हम आपको चर्चा करेंगे, मेथड ऑफ फॉर्मेशन की, किन विधियों से इन्हें बनाया जाता है और इनकी मेनली रिएक्शंस क्या है, कौन कौन से रिएक्शन देते हैं, इनके उपयोग क्या है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेक्चरों में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो बायोमॉलिक्यूल का जो पहला, जैसे कि केमिस्ट्री को विज्ञान का हृदय कहा जाता है बच्चों, क्योंकि केमिस्ट्री ओरिजिन है, समझिए कि पूरी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी चीज़ें हमारे सामने दिखाई देती रही, एवन आवर होल बॉडी इस केमिस्ट्री कह सकते हैं आप। केमिस्ट्री की इतनी अधिक उपयोगिता है, तो इन बायोमॉलिक्यूल की स्टडी के बारे में, इनके रिएक्शन के बारे में जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बायोमॉलिक्यूल का जो पहला कंटेंट है, कौन कौन से जो अणु है वो बायोमॉलिक्यूल के नाम से जाने जाते हैं। जैसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है बच्चों? पहला कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट जो आप सेकंड मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रोटीन्स क्या है, हमारे बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेसिक एलिमेंट है प्रोटीन्स, जिससे हमारे शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत होती है, टिश्यूज़ की मरम्मत होती है, और वृद्धि और विकास के लिए सेकंड जो बायोमॉलिक्यूल है प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है। और अगर हम कह दें कार्बोहाइड्रेट द सोर्स ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं बॉडी में। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स के अलावा तीसरा जो बायोमॉलिक्यूल आप पढ़ेंगे, विटामिन्स पढ़ेंगे। विटामिन्स, व्हाट आर विटामिन्स एंड व्हाट आर यूज ऑफ विटामिन्स, इस टॉपिक में आप कवर करेंगे बायोमॉलिक्यूल के। विटामिन्स क्या है और इन विटामिन्स की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं,
ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एसएससी से लेकर के इंटरमीडिएट एग्ज़ाम से लेकर के मोस्टली इवन इनके उपयोग तो कभी कभी एज ए जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि विटामिन बी का इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन के बारे में। और ये एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते एक्सेप्ट विटामिन डी। जैसे जानते हैं विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में हमारे शरीर में संश्लेषित होता है। हाँ, विटामिन्स। इसके बाद विटामिन को हमारी जो आपूर्ति है उसको करने के लिए हमें बाहरी एलिमेंट पे डिपेंडेंट करना पड़ता है, जैसे कि फलों पर, अनेक प्रकार की सब्जियों में, अनाजों में, बहुत सारे अनाजों में विटामिन्स पाए जाते हैं, तो उन पे हमको डिपेंडेंट रहना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी बहुत अच्छे से वर्क करे। हमारी बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन है जैसे कि कैल्शियम का, और बहुत सारी चीज़ों का, इन विटामिन ये एक्ट एज को एंजाइमों की सहायता करते हैं ये, ताकि हमारी बॉडी में जो रिएक्शन हो रही हैं, पाचन की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, बहुत सारी क्रियाएं, बायोकेमिकल रिएक्शन शरीर में हो रही हैं, उनमें ये विटामिन्स क्या करती हैं, सहायता करती हैं। फोर्थ जो आप बायोमॉलिक्यूल में हम टॉपिक कवर करेंगे वो हैं हार्मोन्स। वो क्या है बच्चों? हार्मोन्स। और हार्मोन्स के बारे में डिटेल में तो स्टडी करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम आपको जरा सा हार्मोन्स के बारे में बता दें। दे आर द बॉडी मैसेंजर। ये हमारे शरीर के दूत है। ये हमको मैसेज करते हैं कि अब आप जैसे बड़े हो गए हो, है ना, अब आप छोटे हैं, अब आपके अंदर चेंजेज आने शुरू हो गए हैं। तो जो हमारी बॉडी में चेंजेज आते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड से सेक्रेट होकर के हमारी बॉडी को सूचना पहुंचाते हैं कि अब आपकी में जो व्यवहार का परिवर्तन है इनकी वजह से हो रहा है, हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, तो हमारा बिहेवियर चेंज होता है। हार्मोन्स आर कॉल्ड बॉडी मैसेंजर। ऐसे केमिकल पदार्थ हैं जो हमारे शरीर की सूचना वाहक है, संदेश वाहक है। नेक्स्ट जो आपको मैं इस बायोमॉलिक्यूल टॉपिक में पढ़ाऊंगा, हार्मोन्स के अलावा न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको बता दूं, जो हमारे बॉडी में डीएनए आरएनए हैं, जिसे आप हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड एंड रिबोन्यूक्लिक एसिड। इनसे हमारी बॉडी में आरएनए जैसे प्रोटीन सिंथेसिस में रिस्पांसिबल होता है और डीएनए हमारे जीन्स की संरचना के निर्माण में सहायक है। तो कुल मिलाकर के सारे बायोमॉलिक्यूल आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और न्यूक्लिक एसिड हमारे जीन्स की संरचना में सहायक है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो प्रमुख रूप से बायोमॉलिक्यूल के अंदर इनकी स्टडी करेंगे और इसके अलावा बायोमॉलिक्यूल्स में लिपिड्स के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे कि लिपिड्स क्या है। लिपिड्स तो बच्चों ये हमारे बायोमॉलिक्यूल टॉपिक में ये जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, न्यूक्लिक अम्ल और लिपिड्स के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप क्लासेस में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहला टॉपिक कवर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले जो टॉपिक हम लेके प्रस्तुत हैं आप सबके समक्ष में कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है और इनकी उपयोगिता क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए कार्बोहाइड्रेट टॉपिक में इसमें कार्बन एंड इट्स हाइड्रेटेड फॉर्म में कार्बन। कार्बोहाइड्रेट का मतलब जो डिफिनीशन, जो पुरानी ओल्ड डिफिनीशन दी गई थी, ओल्ड डिफिनीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहने से ये तात्पर्य होता है कि ये कैसे यौगिक होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनकर
जो निर्मित यौगिक हैं या बने हुए यौगिक हैं जिनमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और मेनली ऑक्सीजन। इन्हें हम किस श्रेणी में रखते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो पुरानी डेफिनेशन है इनमें कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने ऐसे यौगिक हैं जो कार्बन के हाइड्रेट फॉर्म में पाए जाते हैं, जिनका जनरल फार्मूला CxH2OY। इनका सबसे पहले जनरल फार्मूला क्या दिया गया, CxH2OY। इट मीन्स दे आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन और where X equal to 1 and Y equal to 1, but this formula do not follow the pure definition of carbohydrate। ये कार्बोहाइड्रेट की ये डिफिनीशन जो दी गई कि ये कार्बन के हाइड्रेट है जिन्हें इस जनरल फार्मूले द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ऐसा पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो सका। आइए देखते हैं क्यों नहीं हो सका ये फार्मूला सेटिस्फाई। सम कंपाउंड फॉलो दिस फार्मूला, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज का बच्चों फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। आप देख रहे हो कि यहाँ अगर यहाँ C इक्वल टू 6 रख ले और Y इक्वल टू 6 रख ले तो कि देखिए इस फार्मूला को ये कंपाउंड फॉलो कर रहा है, C6H2O का 6। आप देखिए ये कन्वर्ट हो गया C6H12O6। देखो बच्चों यहाँ पे इसी की जगह अगर x इक्वल टू हम 6 रख लें और y इक्वल टू 6 रख लें तो ये देखिए ये ग्लूकोज जो है इस फार्मूला को फॉलो कर रहा है जो पहले दिया गया था कि कार्बन की ये हाइड्रेट है। और ऐसे ही दे सपोज दैट अगर सुक्रोज का फार्मूला देखें आप, सुक्रोज C12H22O11, हियर x इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 11। तो देखो बच्चों यहाँ पे फार्मूला भी हो जाएगा C12H2O का यहाँ पे 11 कर देंगे तो देखो ये 22 और ये क्या हो गया 11। तो ग्लूकोज, सुक्रोज फॉलो दिस टाइप ऑफ फार्मूला CxH2OY। तो पहले जो डेफिनेशन दिया है कार्बोहाइड्रेट की, इन्हें कार्बन के हाइड्रेट माना गया कि और इन्हें इस फार्मूले के रूप में व्यक्त किया गया। लेकिन सभी यौगिक इस फार्मूले को फॉलो नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए आप लेकर देखते हैं, जैसे C2H4O2, हियर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, तो C2H2O का ट्वाइस, देखो बेटा यहाँ पे C4O2, H4 और क्या हो गया O2, तो इस फार्मूला को फॉलो कर रहा है, बट दिस इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हो तो क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर को इस तरह हम डिनोट कर सकते हैं, CH3C बॉन्ड OOH। दिस कंपाउंड इज एसिटिक एसिड नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। तो सारे कार्बनिक यौगिक जो इस तरह के फार्मूला को पहली डिफिनेशन दी गई कि यहाँ पे x और y की वैल्यू रख दीजिए, कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट का कह दिया गया था, वास्तव में सभी यौगिक इस फार्मूले को सेटिस्फाई नहीं करते थे। जैसे आपने देखा ये फार्मूले को फॉलो कर रहा है, लेकिन इस फार्मूले से ये एसिटिक अम्ल है और एसिटिक अम्ल एक कार्बोहाइड्रेट ना होकर के क्या है, यह एक एसिड है। तो अदर एग्जाम्पल देख लीजिए, सपोज दैट फॉर्मल्डिहाइड HCHO, SCHO, हियर x इक्वल टू, सपोज दैट इस फार्मूला में अगर लिखे इसको प्रेजेंट करना चाहें तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, देन दिस वन इज C1H2O 1CH2O। इस फार्मूला को आप CH2O फार्मूला भी इसको फॉलो कर रहा है, बट दिस इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, दिस कंपाउंड इज एल्डिहाइड। ये कंपाउंड क्या है,
एल्डिहाइड है। आप देख रहे हैं ये फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला बन गया। इसका मतलब है कि सभी यौगिक, ये डेफिनेशन दे देना कि कार्बोहाइड्रेट को इस फार्मूले द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसा वास्तव में है नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनकी लेटेस्ट डेफिनेशन क्या दी गई, अब इसके बारे में हम आगे टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। बच्चों, कार्बोहाइड्रेट नई डेफिनेशन के अनुसार, न्यू डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट की? न्यू डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, न्यू डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नई डेफिनेशन आपका, ये जो नई परिभाषा कार्बोहाइड्रेट की बच्चों दी गई, इसमें कहा गया ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, जिनमें कम से कम एक असममित कार्बन अवश्य हो, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। इसका क्या मतलब है बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट होने के लिए उसमें एल्डिहाइड फंक्शन या कीटोन फंक्शन होना चाहिए, और उन्हें कैसे नेचर का होना चाहिए, उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी यानी एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह अवश्य उपस्थित होना चाहिए। तो जैसे देखिए सपोज बच्चों ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं। फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। अब आप देख रहे हो कि ये आप देखिए इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो यहाँ पर देखते हैं सबसे इसके स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर CHO ग्रुप है, HOH, CHOH, HOH। एक कॉमन स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं ग्लूकोज का तो आपको ये दिखाई दे रहा है, बेटा देखो 1 2 3 4 5, यहाँ देखो बेटा कितने कार्बन हो गए, 2 3 4 5 6, C6H देखो 1, ये 2, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 10 11 12, C6H12O6। इसमें देखो बेटा सबसे ऊपर कौन सा समूह प्रेजेंट है, एल्डिहाइड। और इसमें ग्लूकोज में आपको कितने OH दिखाई दे रहे हैं, 5। तो ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी, यू कैन से दिस कंपाउंड इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ग्लूकोज इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और आप देखिए कायरल कार्बन, असममित कार्बन क्या होता है, यहाँ पे मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। बच्चे आप लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, प्रकाशिक समायता। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है वो आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कराते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करा देते हैं। ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कराते हैं, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की कंडीशन होती है कि कंपाउंड मस्ट हैव कायरल कार्बन। कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन या असममित कार्बन होना चाहिए, जिसे एग्जैक्टली 2 भाग में डिवाइड करना पॉसिबल ना हो। कायरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है कि जिसके चारों ओर डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज दैट लैक्टिक एसिड हैव 1 कायरल कार्बन। ये कार्बन को आप देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग समूह कार्बन से क्या है, अटैच हैं।
दिस कंपाउंड इज, यहाँ पर कितने इसमें कायरल कार्बन है? कायरल कार्बन 1 है। तो ग्लूकोज क्या है? एक पॉलीहाइड्रॉक्सी, इसमें असममित कार्बन अगर आप देखना चाहें तो देखिए इधर एक तरफ OH है, H है, CHO है और एक तरफ ये पूरा एटमॉस्फेयर है इसके। देयरफॉर दिस इज 1 कायरल कार्बन, सेकंड कायरल कार्बन, थर्ड कायरल कार्बन, फोर्थ कायरल कार्बन। और यहाँ देख रहे हैं बच्चों ये कायरल कार्बन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम क्या हो गए हैं? समान हो गए हैं, इसलिए कायरल कार्बन नहीं है। तो ग्लूकोज में बच्चों कितने कायरल कार्बन हैं? 4 कायरल कार्बन। इसी को असममित कार्बन भी कहा जाता है। तो आप देखिए लेटेस्ट जो डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की, ग्लूकोज सेटिस्फाई कर रहा है, यह एक पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है। और सबसे सरलतम जो ग्लिसराइड है, सबसे सरलतम जो कार्बोहाइड्रेट कहा जा सकता है, CHO, CHOH और CH3। यहाँ पे आप बच्चों देख रहे हैं ये पॉलीहाइड्रॉक्सी तो नहीं है, लेकिन जनरल ग्लिसरॉल का जो फार्मूला होता है CH2OH, CHOH, CH2OH। तो ये ग्लिसरॉल का सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे CH3 है और ये देखिए सिंपल 1 कायरल कार्बन है। तो इसे सिंपल आप क्या मान सकते हैं? IPAC में से आप क्या कहेंगे? 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल है 1 कायरल कार्बन। आप इसे भी एक क्या कहते हैं? जनरल सामान्य कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में रख सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की लेटेस्ट डेफिनेशन ये है, ये इनमें पॉलीहाइड्रॉक्सी, एक से अधिक हाइड्रॉक्सी ग्रुप होना चाहिए इन मोस्ट ऑफ केसेस, और ये या तो एल्डिहाइड होने चाहिए या कीटोन होने चाहिए। तो ये इन्हें कार्बोहाइड्रेट कहा जा सकता है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इन द केस ऑफ फ्रक्टोज, एक नाम सुना होगा आपने, आप जानते होंगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है, और दोनों में अंतर क्या है कि जो फ्रक्टोज है दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट इन केस ऑफ फ्रक्टोज सेकंड कार्बन इज कीटोनिक कार्बन। सेकंड कार्बन किस नेचर का होता है बच्चों? कीटोन नेचर का होता है। आपको देखिए इस फार्मूले में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? कौन सा फंक्शन दिखाई दे रहा है? कीटोन, कीटोन दिखाई दे रहा है। और ये फार्मूला किसका है? फ्रक्टोज का। और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। अणुसूत्र समान होते हैं और फंक्शन में चेंज हो जाए तो उन्हें किस प्रकार के समावयवी कहा जाता है? दे आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। उन्हें कैसे समावयवी की श्रेणी में रखते हैं हम? फंक्शनल आइसोमर की श्रेणी में रखते हैं। अर्थात कहते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या रिलेशनशिप है? दे आर फंक्शनल आइसोमर। तो यहाँ आप देखिए ये इसमें भी पॉलीहाइड्रॉक्सी, कितने OH आपको दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है और एक क्या है? कीटोन। इसे आप कह सकते हैं दैट इज पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। और ये और सामान्य नाम इसको क्या कहते हैं? फ्रक्टोज के नाम से जानते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट के ऐसे का डेफिनेशन ये पूरी तरह सेटिस्फाई करते हैं। और बताइए एसिटिक एसिड फार्मूला सेटिस्फाई कर रहा था CxCH2O का Y, बट दैट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट बिकॉज दिस कंपाउंड इज नॉट पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन एंड दिस हैव नो कायरल कार्बन। तो सबसे अच्छी पहचान जो मैंने बताई कार्बोहाइड्रेट होने के लिए, सबसे पहले किस टाइप का? असममित कार्बन। असममित कार्बन का होना बहुत ही ज़रूरी है। असममित कार्बन कैसा कार्बन होता है? जिसके चारों तरफ अलग अलग परमाणु समूह लगे होते हैं या ग्रुप्स अटैच होते हैं, फंक्शन अटैच होते हैं, एटम्स अटैच होते हैं। तो इस तरह कार्बोहाइड्रेट की जो न्यू डिफिनेशन दी गई
उसमें इन्हें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन माना गया। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर कोई पूछे बच्चों कि व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? सिर्फ कह देंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने हुए यौगिक हैं। आई थिंक अब आप पूरी अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि वास्तव में कार्बोहाइड्रेट है क्या। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होता है, बट ऑल कंपाउंड आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को आप उन्हीं कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट कहेंगे जिनमें क्या होगा, या तो वो एल्डिहाइड फंक्शन होगा उनमें, या कीटोन फंक्शन होगा, या क्या और क्या होंगे, ये पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप, एक से अधिक OH ग्रुप उसमें आपको दिखाई देंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को हम क्या कहते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट है। अब आइए देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को मेनली कितने भाग में डिवाइड किया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में क्लासीफाई किया गया है? कार्बोहाइड्रेटों को अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ हाइड्रोलिसिस they are classified into following categories. First, monosaccharide। पहले कार्बोहाइड्रेट क्या है? दैट आर मोनोसैक्राइड। देन सेकंड, डाइसैक्राइड, ट्राइसैक्राइड एंड ओलिगोसैक्राइड एंड another part is पॉलीसैक्राइड। तो बच्चों यहाँ पे मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड, ट्राइसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड का क्या अर्थ है, अब इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैक्राइड क्यों कहा जाता है, डाइसैक्राइड क्यों कहा जाता है, ट्राइसैक्राइड क्यों कहा जाता है, ओलिगो एंड पॉलीसैक्राइड किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मोनोसैक्राइड क्या है। मोनोसैक्राइड ऐसी शर्कराएं जिनका जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता, अर्थात इन्हें हम जल के द्वारा इनके बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते, इनको जल हाइड्रोलाइज नहीं कर पाता, शर्करा का एक अणु प्रेजेंट होता है, उन्हें हम मोनोसैक्राइड कहते हैं। तो मोनोसैक्राइड क्या होते हैं? जिनका द सुगर्स, वी कैन डिफाइन मोनोसैक्राइड द सुगर्स which cannot hydrolyze are called monosaccharide। तो ऐसे शुगर जिनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोज, और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में मेनली डिफरेंस क्या है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के होते हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या है कि फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सो शुगर कंटेनिंग कीटोन ग्रुप, और ग्लूकोज में एल्डिहाइड कंटेनिंग ये कंपाउंड है, एल्डोहेक्सो शुगर कहा जाता है। ग्लूकोज ऐसा पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है,
और फ्रक्टोज ऐसा पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन कीटोन होता है। अगर इनकी वाटर से रिएक्शन कराएं तो वाटर में ये डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये ब्रेक नहीं होते, अर्थात इन्हें वाटर इनका जल अपघटन नहीं कर पाता है, इसीलिए शर्करा का एज सच एक ही अणु मिलता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोसैकराइड। बट इन केस ऑफ डाइसैकराइड, अगर हम डाइसैकराइड की बात करें, डाइसैकराइड क्या होते हैं? डाइसैकराइड जैसे डाइसैकराइड क्या है? डाइसैकराइड के रूप में जिनका जल अपघटन पॉसिबल होता है। पहले तो आप जान लीजिए कि ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, जब इनकी जल से रिएक्शन कराई जाती है तो दो भाग में ब्रेक हो जाते हैं, दो शर्कराएं प्राप्त होती है। फॉर एग्जांपल C12H22O11, अगर इसकी हम जल से हाइड्रोलिसिस कराएं तो शर्करा के दो अणु प्राप्त होते हैं। तो डाइसैकराइड का मतलब क्या हुआ बच्चों, समझ चुके होंगे आप कि अगर कोई भी शर्करा जल अपघटन के पश्चात दो शर्कराओं में डिवाइड हो जाती है, C6H12O6 प्लस C6H12O6, शर्करा के ट्वाइस मॉलिक्यूल, एक मिलता है ग्लूकोज और दूसरा मॉलिक्यूल मिलता है फ्रक्टोज। तो आप देख रहे हैं कि सुक्रोज के जल अपघटन से शर्करा के कितने अणु मिल रहे हैं? दो अणु। तो जिन भी शर्करा के जल अपघटन से सुक्रोज के ये कार्बोहाइड्रेट के दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट में मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डाइसैकराइड। जैसे सुक्रोज एक क्या है? डाइसैकराइड है। सुक्रोज को किस श्रेणी में रखते हैं हम? डाइसैकराइड। तो मोनोसैकराइड का जल अपघटन नहीं होता और डाइसैकराइड जल अपघटित होकर दो प्रकार की शर्कराओं में टूट जाते हैं, इन्हें डाइसैकराइड कहते हैं। इस प्रकार बच्चों अगर किसी शर्करा के जल अपघटन से शर्करा के 3 अणु मिल रहे हैं तो ट्राइसैकराइड, और किसी शर्करा के जल अपघटन से 4 से लेकर 10 मॉलिक्यूल तक अगर मिलते हैं तो उन्हें ओलिगोसैकराइड की श्रेणी में रखा जाता है। और अगर किसी शर्करा के जल अपघटन से बहुत सारे अणु में मिलते हैं, जैसे आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टार्च। स्टार्च का जल अपघटन जब किया जाता है तो शर्करा के बहुत से अणु मिलते हैं, C6H10O5 का N। जब इसका जल अपघटन किया जाता है तो N मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 प्राप्त होता है, ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं, जहां N बहुत सारी संख्या में हो सकते हैं, N इज ग्रेटर दैन 10 या 1000 या 100 के इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो जब बहुत सारे शर्करा के अणु मिल जाते हैं किसी कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन से, द कार्बोहाइड्रेट आर रिफर्ड एज पॉलीसैकराइड। इन्हें क्या कहते हैं? पॉलीसैकराइड। ओलिगोसैकराइड में शर्करा के जल अपघटन से 4 से 10 तक मॉलिक्यूल मिल जाए, ओलिगोसैकराइड। अगर 10 से ज़्यादा शर्कराएँ मिल रही हैं तो उन्हें हम पॉलीसैकराइड की श्रेणी में रखते हैं। तो बच्चों यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट मेनली क्लासिफाइज इनटू मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड, डिपेंडेंट अपॉन कि जल अपघटन के बाद शर्करा के कितने अणु मिलते हैं। तो इस तरह का ये क्लासिफिकेशन बोर्ड में पूछा भी जाता है कि मोनोसैकराइड का एक एग्जाम्पल बताइए और मोनोसैकराइड क्यों कहा जाता है। तो अब आप जान गए होंगे इस लेक्चर में कि मोनोसैकराइड को मोनोसैकराइड क्यों कहते हैं। मोनो मीन्स क्या होता है? एक, जिसका शर्करा का एक ही अणु बना रहे, वाटर मॉलिक्यूल द्वारा ब्रेक ना हो, वाटर उसको जल अपघटित ना कर पाए, तो ऐसा मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? मोनोसैकराइड कहलाता है। और डाइसैकराइड क्या होता है? जिनके जल अपघटन से शर्करा के 2 अणु मिलते हैं। ट्राइसैकराइड इसी प्रकार 3 अणु में जो मिलते हैं, जैसे रैफिनोज एक शर्करा है जिसके जल अपघटन से 3 अणु कार्बोहाइड्रेट के मिलते हैं तो वो ट्राइसैकराइड हो जाता है। 4 से 10 तक को हम क्या कर सकते हैं? ओलिगोसैकराइड। स्टैचियोज है जैसे सब श्रेणी में जो बड़ी बड़ी शर्कराएँ हैं
तो वो ओलिगोसैकेराइड की श्रेणी में आते हैं। और शर्करा के बहुत सारे अणु जल अपघटन के पश्चात मिले ग्रेटर दैन 10, 100 या बहुत सारे जिसमें यूनिटें कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से या किसी अदर लिंकेज से, तो वो किस श्रेणी में आते हैं? पॉलीसैकेराइड। अब रिड्यूसिंग दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर के बेस पे शर्करा के कितने प्रकार होते हैं? तो बच्चों इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में रिड्यूसिंग नेचर की प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि शर्कराएं किस प्रकार की होती है। रिड्यूसिंग नेचर के आधार पर रिड्यूसिंग शुगर होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और फिर हम आएंगे ग्लूकोज का मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, कैसे बनाता है, कैसे उसके रिएक्शन है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप बने रहिए पीई क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। और अब कंटिन्यूअस वे में पहले मैं ऑर्गेनिक से शुरुआत कर रहा हूँ, अभी अगले लेक्चरों में मेरा फिजिकल का भी लेक्चर शुरू हो जाएगा, काइनेटिक्स शुरू करूँगा। आप इस चैनल पर हमेशा लाभान्वित होते रहेंगे और हमेशा इस चैनल से जुड़े रहिए। और लगातार वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पीई क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करिए और निरंतर कंटिन्यूअस वे में वीडियो मेरे आते रहेंगे। धन्यवाद।